गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर्स जो कि पीटी 365 है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की 2021 की, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पार्ट 8 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब इसकी जो मेन हेडिंग है वो है इलेक्शंस की, और पहला जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। आइए पढ़ते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा जानते हैं। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने रेस करी है पिच फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये बहुत टाइम से हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का, और इसीलिए इन्होंने आवाज फिर से उठाई है। अब कुछ बात जानते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि आप इंडियन इलेक्शन साइकिल को इस तरीके से करो कि इलेक्शन जो कि लोकसभा के हों और स्टेट असेंबलीज के हों, ये सिंक्रोनाइज मैनर में हो, एक साथ हो जाए, जिसके अंदर वोटर्स जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो एक ही बार में एक ही दिन जो है दोनों के लिए वोट कर दे। मतलब अगर मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप जिस दिन आपका उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा स्टेट असेंबली का या जैसा भी, तो आप उसी दिन एक ही दिन जाएंगे वोट देने के लिए, और उसी दिन आप लोकसभा के लिए भी वोट कर देंगे, और आप अपने अपनी जो स्टेट है उसके लिए भी वोट कर देंगे। एक ही दिन आप दोनों वोट डाल देंगे, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ये एक नॉर्म था अंटिल 1967, बट उसके बाद डिसोल्यूशन हो गया कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का 1968 में और 1969 में, एंड साथ में लोकसभा का भी डिसोल्यूशन हुआ था 1970 में, आप जानते होंगे। तो इलेक्शन जो स्टेट असेंबलीज के हुए और पार्लियामेंट के हुए, फिर उसके बाद ये अलग अलग होने लग गए। बाद में साइमल्टेनियस इलेक्शन का आइडिया फिर से लाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका 1983 में, और इसे रिफर करा गया था उस समय लॉ कमीशन के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा, साथ में रिकमेंड किया गया था दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा भी। अब देखिए, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन जो है वो वोटिंग होगी अक्रॉस द कंट्री, लोकसभा की और सारी स्टेट असेंबलीज की। ऐसा नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे आज ही के दिन जो है, मान लीजिए कि आज 19 मार्च है, तो ऐसा नहीं होगा कि 19 मार्च को ही जो है वो लोकसभा की भी पूरी हो गई वोटिंग और हर एक जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की वोटिंग हो गई। ऐसा नहीं होगा, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक फ्रेज वाइज मैनर में होगा, और वोटर्स जो कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं वो बस इतना होगा कि दोनों ही स्टेट असेंबली और लोकसभा के लिए सेम डे वोट करेंगे। जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि जो है यूपी में कभी और हुआ, तो जिस दिन भी होगा अलग अलग स्टेट में जिस दिन भी होगा उस दिन वोटर बस जाएगा और एक उसी दिन लोकसभा के लिए और अपनी स्टेट असेंबली के लिए दोनों के लिए एक ही दिन उसी दिन वोट कर देगा। बस इतना याद रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो इस साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड है। देखिए, एक तो आता है हमारा जो कि आर्टिकल नंबर 83 है, ठीक है। हमारा आर्टिकल नंबर 83 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि लोकसभा शैल हैव अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 इयर्स। मतलब लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो 5 सालों का हो, जब से लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग हो, और उसके आगे यहाँ नहीं होगा, ठीक है। मतलब जब से फर्स्ट मीटिंग होगी तब से आगे अगर देखें तो 5 सालों का टर्म होना चाहिए, जो हम जानते हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 85 जो है वो कहता है प्रेसिडेंट जो कि इंडिया के हैं उनके पास पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और इसमें वो यूनियन कैबिनेट की एडवाइस लेंगे। उसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 172 कहता है कि टर्म आखिरकार क्या होगा भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली का, और क्या टर्म होगा, ये होगा 5 सालों का, ठीक है। और हमारा आर्टिकल नंबर 174 कहता है कि जो गवर्नर होंगे स्टेट के, उनके पास पावर होती है कि वो स्टेट असेंबली को यहाँ पे डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट। तो ये जो दो आर्टिकल ऊपर के हैं 83 और 85, ये होते हैं आपके लोकसभा के टर्म में। बाकी जो आपके 172 और 174 होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म में होते हैं। अब देखिए, थोड़ी और न्यूज़ जो इससे रिलेटेड है वो जानते हैं। पहली चीज तो कॉमन इलेक्टोरल रोल जो कि वन नेशन और वन इलेक्शन रोल है, ये क्या है। सरकार देखिए इसके लिए आवाज उठा रही है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए इलेक्शंस जो कि पंचायत के होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं, स्टेट असेंबली के होते हैं और लोकसभा के होते हैं। मतलब इसके सारे इलेक्शंस एक साथ कर दीजिए। अब ये कॉमन इलेक्टोरल रोल क्या है समझते हैं। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशंस
जो हैं, जो देखती हैं आपके म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शंस, ये काफ़ी फ्री होती हैं अपना खुद का इलेक्टोरल रोल बनाने में, जो कि लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए वो खुद का इलेक्टोरल रोल बनाती हैं। और ये जो काम वो करती हैं, ये कोई जो है डज़ नॉट हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द इलेक्शन कमीशन। ऐसा नहीं है कि जो काम इलेक्टोरल रोल बना रही हैं, इसमें वो इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करें, ये अपने तरीके से बना लेती हैं। हालाँकि हर एक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, इसे गवर्न करा जाता है एक अलग-अलग स्टेट एक्ट के द्वारा, सेपरेटेड स्टेट एक्ट के द्वारा। कुछ स्टेट लॉज अलाउ करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप यूज़ करिए इलेक्शन कमीशन के वोटर्स रोल का, जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर रोल बनाया, आप उसको जो है वो यूज़ कर लीजिए, है ना? कि इन टोटो या फिर एज़ अ बेसिस ऑफ प्रिपरेशन के टाइम पे या रिवीजन के टाइम पे रोल्स के, है ना? जो कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन के होते हैं। तो देखिए सबका अलग-अलग होता है, लेकिन कुछ स्टेट के लॉज़ कहते हैं कि आप यूज़ कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? अभी बताएं तो सारी ही स्टेट्स एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा और आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको छोड़ के बाकी सारी जो स्टेट्स हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के रूल्स को ही अडॉप्ट कर रखा है अपने लोकल बॉडी पोल्स के लिए, जो ये लोकल इलेक्शंस होते हैं उसके लिए। तो ये यहाँ पे ये आर्ग्यू करा गया कि जो सेपरेट वोटर की लिस्ट बनाई जाती है, इससे क्या होता है कि डुप्लीकेशन हो जाता है, फिर से बार-बार डुप्लीकेट चीज़ें हो जाती हैं, सेम काम करा जाता है 2 डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा और इस वजह से सेम काम कर रहे हैं, सेम एफर्ट कर रहे हैं, तो एफर्ट भी डुप्लीकेट हो रहे हैं, खर्चा भी 2 गुना हो रहा है। तो ये बात कही गई। उसी साथ लॉ कमीशन ने रिकमेंड करा कि एक कॉमन इलेक्टोरल रूल होना चाहिए और ये लॉ कमीशन ने अपनी 255th जो रिपोर्ट उन्होंने 2015 में दी थी, उसमें इन्होंने कहा। इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पे एक सिमिलर इंस्टेंस किया था 1999 में और फिर 2004 में भी। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक कॉमन इलेक्टोरल रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा आर्टिकल नंबर 243 के में करना पड़ेगा और आर्टिकल नंबर 243 जेड ए में। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स को यहाँ पे अमेंड करना पड़ेगा ताकि कुछ जो भी चेंजेस हैं आपके सिंगल इलेक्टोरल रोल को लेके वो करे जाएं सारे इलेक्शंस में हमारी कंट्री के, कि यहाँ पे क्या हो कि आर्टिकल नंबर 243 के साथ में आर्टिकल नंबर 243 जेड ए ये पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस देता है, डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर देता है कि आप इलेक्टोरल लॉज बनाइए और साथ में कंडक्ट करिए लोकल बॉडी इलेक्शंस को, और ये पावर किसको देता है? आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन को देता है। तो इस वजह से ये दोनों आर्टिकल्स को यहाँ पे अमेंड करने की जरूरत आएगी और उसी के बाद यहाँ पे कुछ जो सिंगल इलेक्टोरल रोल बनेगा इलेक्शंस के लिए पूरे कंट्री में। इतनी बात समझ में आई कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं बच्चों? बात आगे बढ़ाई जाए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो ये क्या है, न्यूज में क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, तो न्यूज में इस वजह से रहा क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने यहाँ पे रूल करा कि जो डिस्क्लोजर है आइडेंटिटी का इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत, डोनर्स के आइडेंटिटी का जो डिस्क्लोजर है आरटीआई एक्ट के अंदर, इससे कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है, बल्कि ये जो है, ये जो प्रोविजन है इस एक्ट की, ये खुद ही इसको वायलेट कर रहा है। फिर समझिए, यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने रूल करा कि जो डिस्क्लोजर है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत डोनर्स की आइडेंटिटी का जो डिस्क्लोजर है, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर किया जाता है, इससे कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, बल्कि ये वायलेट करता है एक्ट को ही। अब क्या है चीजें, आगे जानते हैं। देखिए, जो सेक्शन नंबर 8 है इस आरटीआई एक्ट का, वो एग्जेम्प्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी को टू गिव अ सिटीजन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन in his fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that a larger public interest warrants the disclosure of such information। देखिए, ये जो सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट का, ये यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट करता है कि आप जो है, जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी सिटीजन की, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपकी, है ना, एक पर्सन के तौर पे, उनके जिनका उनके साथ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, तो वो आप जो है वो ना दें, तब तक के लिए ना दें जब तक के लिए यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, ऐसा इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर। तो ये एक्ट तो ये कहता है, एग्जेम्प्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी को। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे बात ये करेंगे भाई, देखिए पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन अप। ठीक है, अभी क्या है समझते हैं। देखिए वो क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, पहले ये जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एन इंटरेस्ट
फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग एनॉर्मस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज रिजेंबल्स अ प्रोमिसरी नोट। देखिए, आपने अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रोमिसरी नोट पता होगा। ये प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। ये इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह इसके लिए नहीं मिलता है। ये आप डोनेशन दे सकते हो अपनी तरफ से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, उनके कोई खर्चे वगैरह पूरे करने के लिए। अब बात आती है कौन खरीद सकता है ऐसे बॉन्ड्स को। तो देखिए, भारतीय नागरिक या फिर कोई ऐसी बॉडी जो कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये खरीद सकती है। अब बॉन्ड कितने कितने रुपए के होते हैं ये समझिए। 1,000 के भी होते हैं, 10,000 के भी होते हैं, 1 लाख के भी होते हैं, 1 मिलियन के भी होते हैं, 10 मिलियन के भी होते हैं, ठीक है। और ये कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहीं से ही खरीदे जा सकते हैं। अब बात आती है कब ऐसे बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। तो देखिए, ये तब खरीदे जाते हैं, ये परचेज के लिए अवेलेबल होते हैं फॉर 10 days ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। 10 दिनों के लिए ये हर जो है कुछ महीने हैं, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन महीनों में 10 दिनों के लिए ये अवेलेबल होते हैं परचेज के लिए। अच्छा, कितने वक्त तक के लिए इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, कब तक के लिए ये जो है रिडीम करे जा सकते हैं। तो रिडीमेबल जो है इज इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 days सिंस इंश्योरेंस। अरे इसमें लीजिए, आज इशू करा गया है, आज आपने परचेज करा, आज अपने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो 15 दिनों के भीतर पॉलिटिकल पार्टी को अपने एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को अपने अकाउंट के अंदर इसको रिडीम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी एलिजिबल होती हैं जो ऐसे डोनेशंस को, ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस पा सकें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने एटलीस्ट 1% वोट को लोकसभा के अंदर, पिछले लोकसभा के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर पाया हो, मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शंस में या पिछले लोकसभा इलेक्शंस में एटलीस्ट 1% वोट जो पॉलिटिकल पार्टी पाई हो और साथ में रजिस्टर्ड भी हो अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये जो है वो डोनेशन पा सकती हैं ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनाउंस करा गया था यूनियन बजट 2017-18 में, ताकि थोड़ा सा करप्शन जो है वो रोका जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज। तो न्यूज में क्यों रहा है पहले समझते हैं। रिसेंटली हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज करा है कि वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिसे हम लोग एनआरआईज बोलते हैं, उनको भी यहाँ पे परमिशन देंगी कि आप भी अपना वोट दे सकते हैं फ्रॉम ओवरसीज थ्रू पोस्टल बैलेट्स। किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट्स के थ्रू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझिएगा। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के प्रपोजल के बारे में बात समझते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इन्फॉर्म किया है सरकार को कि ये बिल्कुल रेडी है कि अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है उसके लिए बिल्कुल रेडी है कि वो अब जो वोटर्स अब्रॉड में रहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है कि अब ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को लागू कर देना चाहिए इन आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। अब यहाँ समझिए कि 2000 ये किसके लिए लागू होगा। 2021 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं ना बच्चों, 2021 में जो असम में इलेक्शंस होंगे, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होंगे, केरला में इलेक्शन होंगे, तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे और पुडुचेरी में इलेक्शन होंगे। तो इन्हीं सारे इलेक्शन के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सरकार जी अब हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप अपना जो वोट देने वाला सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की तरफ करिए, है ना, और जो वोटर्स अब्रॉड में रहते हैं वो भी वोट कर पाएंगे। देखिए, उसके आगे की कहानी ये है कि टू एक्सटेंड, ये एक्सटेंड करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को ओवरसीज वोटर्स को, मतलब जो लोग बाहर रहते हैं, यहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट नोट की जरूरत नहीं है, ये मतलब पार्लियामेंट से उसका कोई मतलब नहीं, आराम से ये जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के है वो आराम से अमेंड भी हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, कोई भी नॉन रेसिडेंस इंडियन, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है कि अगर वो वोटिंग करना चाहता है पोस्टल बैलेट के थ्रू तो वो कर सकेगा। अब वो कैसे करेगा, उसको यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टेड इंडियन को, एनआरआई को, ऐसे इंटरेस्टेड एनआरआई को इन्फॉर्म करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक है। यहाँ पे जब नोटिफिकेशन जारी होगी, जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी होगी तो उसके यहाँ पे 5 दिनों के भीतर, ठीक है, नॉट लेटर देन 5 days, 5 दिनों के भीतर ही उस बंदे को, रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं वोट देना चाहता हूँ। अब ऐसी इंफॉर्मेशन पाते ही जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो एक बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली उसको डिस्पैच कर देगा, समझे। मतलब ये रिटर्निंग ऑफिसर उस एनआरआई को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली एक बैलेट पेपर जो है वो दे देगा, है ना, डिस्पैच कर देगा। उसके आगे क्या होगा,
उसके आगे जो NRI जो ये वोटर है ना, ये अपनी प्रेफरेंस वगैरह मार्क करेगा। पहले देखिए जो जो उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो बैलेट पेपर मिला उसको प्रिंट आउट निकालेगा। उसको प्रिंट आउट निकालने के बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को उसको वोट देना है उसको मार्क करेगा। और उसके बाद क्या समझिएगा प्रोसीजर क्या है, इसे वापस से भेजेगा विद द डिक्लेरेशन अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर द NRI इज रेसिडेंट। अब मान लीजिए कि इस कंट्री में, कंट्री एक्स में वो बंदा रह रहा है, ठीक है। अब इसने क्या करा कि एक पोस्टल बैलेट जो इनको भेजा गया है वो निकाला, अपनी प्रेफरेंस मार्क करी, और उसके साथ इसे एक डिक्लेरेशन भी अटैच करना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन अटेस्ट कौन करेगा? डिक्लेरेशन अटेस्ट करा जाना चाहिए एक ऑफिसर के द्वारा, जिसे अपॉइंट करेंगे जो डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे इंडिया के इस पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे ये रह रहा है। अब इस कदम से जो इंडियन NRIs हैं ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, और इनको भी जो उनका बेसिक ह्यूमन राइट है, राइट टू वोट, ये इनको मिल जाएगा। अरे कई सारी कंट्रीज ने अलाउ करा है एक्सपैट्रिएट्स को कि वो वोट करें, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूल के हिसाब से अलाउ अलाउ करा गया है। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश सिटीजन हैं जो कि बाहर रह रहे हैं वो भी पोस्ट के थ्रू वोट कर सकते हैं, या नॉमिनेट के थ्रू, या नॉमिनेट कर सकते हैं प्रॉक्सी टू डू सो, मतलब उनसे कह सकते हैं कि आप मेरी जगह पे वोटिंग करोगे। तो ब्रिटिशर्स ने भी दे रखा है, तो भाई हमने भी सोचा कि एक कदम बढ़ाना जरूरी है इसके लिए। हालांकि ये सारे कुछ कम जो है देर आर ऑल्सो कंसर्न्स भी हैं कुछ, जैसे ये कॉम्प्रोमाइज ओवर सीक्रेसी ऑफ वोट। भैया आप वो भेज रहे हैं, अब वो भाई यहाँ से तो चलो चला गया, प्रेफरेंस मार्क करके जो वो दे रहा है वो बीच में कहीं अटके ना, बीच में कहीं फंसे ना, बीच में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सीक्रेसी ऑफ वोट जो है वो बरकरार है। साथ में लॉजिस्टिकल चैलेंज है कि आ पाएगा नहीं आ पाएगा, टाइम से आया कि नहीं आया, या भाई आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन वोटिंग है ना। भाई यहाँ पे मान लो इस कंट्री में बंदा रहता है, अब यहाँ पे कुछ भड़का दिया गया, वो अरे वो पार्टी तो ऐसी है, वो पार्टी तो वैसी है, तो ये सही वोट मान लो नहीं मार्क कर पाया, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। खैर, अब यहाँ पे वो जो पोस्टल बैलेट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि पोस्टल बैलेट होता क्या है जो यहाँ पे वापस ये भेजेगा। देखिए इस तरीके की वोटिंग होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स को दिया जाता है इलेक्टर्स को, और उसके बाद इलेक्टर्स वो उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उसमें मार्क करते हैं, और उन्हें उस प्रिंट आउट को वापस से पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स के अंदर जो पोस्टल बैलेट है इसको इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाता है, और मैंने आपको बताया, और जो रिटर्न करता है वोटर वो ऑर्डिनरी मेल के थ्रू रिटर्न करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है सर्विस वोटर्स को, जैसे कि आपका जो अभी मेंबर है आपके आर्म फोर्सेस के, या पर्सन जो कि एम्प्लॉय करे गए हैं सरकार के द्वारा इंडिया के बाहर, या ऐसे जो भी लोग हैं उनको अभी तक ये अवेलेबल है। आम आम जो NRIs है उनको नहीं अवेलेबल है। तो एक्सटेंड करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को, है ना, पोस्टल बैलेट सिस्टम को यहाँ पे ओवरसीज वोटर्स को भी सरकार को सिर्फ और सिर्फ अमेंड करना पड़ेगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को, जिसको मैंने बताया। तो इसके अंदर कोई पार्लियामेंट की नोट की जरूरत नहीं है, उनकी हामी की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे देश के अंदर 3 तरह के इलेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके जनरल इलेक्टर्स, जैसे जो रेगुलर रेजिडेंट्स है ना, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वो वोटिंग कर सकते हैं। दूसरे होते हैं ओवरसीज इलेक्टर्स, ठीक है, जो ऐसे NRI जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। और तीसरे होते हैं सर्विस इलेक्टर्स, जैसे कि मेंबर हो गए आर्म फोर्सेस के, या पर्सन जो कि एम्प्लॉय करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के बाहर, या ऐसे कुछ, या सर्विस इलेक्टर्स हो गए जिनके पास ऑप्शन होता है कि वो वोट करें पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर प्रॉक्सी वोटर के थ्रू। तो ये सब कुछ पोस्टल बैलेट की मैंने आपको बातें बताई। अब कुछ NRI जो वोटर है या ओवरसीज सिलेक्टर है उनके बारे में आपको बातें बता देती हूँ। देखिए NRI या ओवरसीज सिलेक्टर जो है एक ऐसा इंसान होता है जो कि इंडिया का सिटीजन तो होता है लेकिन कंट्री के अंदर नहीं होता, क्योंकि क्यों उसका एम्प्लॉयमेंट वगैरह या एजुकेशन वगैरह किसी भी कारणवश वो बाहर रहता है, और लेकिन जहाँ बाहर रह रहा है उसने उस पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली है, ठीक है, वो सिटीजन आज भी इंडिया का ही है। तो ऐसा इंसान जो है वो एलिजिबल होता है कि ये वोटर के तौर पे यहाँ पे रजिस्टर करा सकता है जो भी इसके पासपोर्ट में एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एस्टिमेट है उसके हिसाब से यहाँ पे करीब 3.10 करोड़ NRIs हैं जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं पूरे वर्ल्ड की, हमारे इंडिया के वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं। और पिछले जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर रफली सिर्फ और सिर्फ 25,000 जो है वही इंडिया आए थे वोट करने के लिए।
अभी का अगर हम करंट प्रोसेस बताएं आपको एनआरआईएस की वोटिंग का, तो क्या है समझिए। जो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं एनआरआईएस को, इनको इंट्रोड्यूस करा गया था 2011 में। एक अमेंडमेंट लाया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, और उसी अमेंडमेंट के अंदर वोटिंग राइट्स दिए गए थे ऐसे एनआरआईएस को। एक एनआरआई वोट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एज मेंशन इन द पासपोर्ट इज लोकेटेड। वैसे मान लीजिए जो भी पासपोर्ट में उसका एड्रेस लिखा होगा, उसी एड्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वहां पे एक एनआरआई आके वोट कर सकता है। ये वोट कर सकते हैं ओनली इन पर्सन एंड विल हैव टू प्रोड्यूस हर पासपोर्ट इन ओरिजिनल एट अ पोलिंग स्टेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी। मतलब पोलिंग स्टेशन पे जब ये जाएंगे तो ये खुद जाएंगे अकेले, और वहां पे जाके अपना पासपोर्ट दिखाएंगे ताकि इनकी आइडेंटिटी जो है वो मार्क करी जा सके। पहले क्या था बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 का आया था। इसने कहा था कि अब ये प्रॉक्सी वोटिंग को एक्सटेंड कर दो ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स को भी, ठीक है। और ये लैब्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 16 लोकसभा 16 लोकसभा डिसॉल्व हो गए, उसके चलते ये जो बिल था वो भी लैब जो है हो गया कि मतलब प्रॉक्सी वोटर मतलब किसी से कह दिया कि आप इसको वोट कर दीजिएगा, और उन्होंने जाके उनके कहने पे वोट कर दिया। खैर, ये हो गई पूरी वोटिंग राइट्स की एनआरआईएस को लेकर। सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है डीलिमिटेशन कमीशन। अब ये क्या है जानते हैं, न्यूज में क्यों रहा। देखिए, लोकसभा के स्पीकर ने यहाँ पे नॉमिनेट करा है कुछ 15 एमपीज को। वो ये एमपीज जो है असिस्ट करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन को। अब जानते हैं कुछ बातें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। देखिए ये क्या होता है पहले समझिए। The act of fixing limits, boundaries of territorial constituencies in the country. Delimitation मतलब फिक्स करना, लिमिट करना बाउंड्रीज को। तो जो एक्ट है आपका फिक्स करना या लिमिट करना बाउंड्रीज को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमारे देश के अंदर, इसे हम लोग डिलिमिटेशन बोल देंगे। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट इसमें क्या, देखिए आर्टिकल नंबर हमारा जो 82 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है पार्लियामेंट आफ्टर ईच सेंसस, हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट जो है वो एक डीलिमिटेशन एक्ट लेकर आए, ताकि यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन को एस्टैब्लिश करा जा सके। दूसरी बात, हमारा आर्टिकल नंबर 170 कहता है कि सेम एक्ट स्टेट्स डिलिमिटेशन के लिए भी लेकर आया जाए। अब इसके लिए बहुत सारी पहले कमीशन भी बनाई गई है, 1952 में, 63 में, 1973 में, 2002 में भी। अब बात आती है कि बच्चों इसके अंदर कौन कौन होता है। तो इसके अंदर बच्चों 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। पहला सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जिन्हें नॉमिनेट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और तीसरे स्टेट इलेक्शन कमीशन उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो ये 3 लोग इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब जो लोग ये होंगे वो अपने आप ही मेंबर बन जाएंगे। फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है, देखिए ये डिटरमाइन करता है क्या नंबर होगा, क्या बाउंड्रीज होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी नियरली इक्वल, ताकि सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी पॉपुलेशन को नियरली इक्वल जो है करार किया जाए। और सीट्स वगैरह जो भी रिजर्व है एससीज एसटीज के लिए, ये सब भी आइडेंटिफाई करता है ये कमीशन। अभी की पोजीशन क्या चल रही है, तो ऑर्डर्स हैव फोर्स ऑफ लॉ। दूसरा, नो डिलिमिटेशन पोस्ट 1981 एंड 1991 सेंसस के बाद कोई भी डिलिमिटेशन नहीं आई है। और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 का था, इसने फर्दर डिलिमिटेशन के लिए रोक लगा दी थी टिल 2026। तो अभी का ये चल रहा है करंट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to follow me on Facebook, just like the page Sirf IAS, and you can also watch these videos there. And if you want to go for one daily questions of reel, just follow us on Instagram. For PDFs, you can follow us on Telegram also. And if you want to support me in my work, just press the join button, enjoy the various perks, and you can also support me in my work. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.